नमस्कार दोस्तों, आज बड़ी खुशी का मौका है। हमारे बीच में डॉक्टर शालिनी आए हुए हैं जो कि ईएसए हॉस्पिटल में फिजिशियन हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्राइस्ट चर्च स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत वेलकम आने के लिए। मैम जो आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं ये हम दो टॉपिक्स पे करेंगे जो कि साइलेंट किलर्स भी इनको बोला जाता है। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे मैम। तो सबसे पहले मैम हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन क्या होती है और ये इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसकी प्रिवेंशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और कैसे हम ये हाइपरटेंशन से बच सकते हैं मैम। जी देखिए, साइलेंट किलर जैसे कि नाम आपने कहा। यस मैम। साइलेंट किलर माने कि एक ऐसी डिजीज जो आपको अंदर ही अंदर आपके अंदर पनप रही है लेकिन बाहर दिख नहीं रही है। तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। हालांकि पहले एक एरा था जहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा प्रेवलेंट थी एज कम्पेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लेकिन अब ऐसा दौर है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा प्रेवलेंस में आ रही हैं। उसमें से सबसे नंबर 1 पे आता है हाइपरटेंशन। और ये साइलेंट किलर क्यों है, जैसे कि आपने बोला, ये इसीलिए है क्योंकि ये अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे कारणों की वजह से इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हमें इसको पकड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हाँ, अगर तो पेशेंट सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है और बहुत सारे टेस्ट करवा के आता है तो तुरंत हम जांच कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें ना हो और पेशेंट एकदम हाई बीपी के साथ हमारे सामने आ जाए तो हमारे लिए ट्रीटमेंट करना भी उतना ही पेचीदा हो जाता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। मैम ये हाइपरटेंशन होता क्या है, या हम थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है मैम ये। हाँ, ब्लड प्रेशर देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक पर्सन में 120/80 माना जाता है। ओके। जब ये ब्लड प्रेशर 120/80 क्रॉस कर जाता है तो इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज 1, एक स्टेज 2। स्टेज 1 में क्या होता है, जो ऊपर वाला बीपी है वो 130 से लेके 129 यानी कि 120 टू 129 और 130 टू 139 स्टेज 1 और स्टेज 2 में कैटेगराइज हो जाता है। और 80 टू 89 और मोर देन 90 स्टेज 2 में आ जाता है। तो जब ये 140/90 क्रॉस कर जाता है तो इसको हम हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन डायग्नोज कर देते हैं। तो यहाँ की जैसे कि आपने बताया, इसमें हाइपरटेंशन इमरजेंसी भी एक वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगी। उसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पहले से जो पेशेंट हाइपरटेंशन के होते हैं उन्हीं में होता है, या किसी भी पेशेंट या किसी भी नॉर्मल पर्सन में एकदम बीपी बढ़ने का संकेत होता है, जिसमें बीपी हमारा 180/120 से ज़्यादा हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहता है। आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम कॉजेज़ की तरफ जाते हैं। तो कॉजेज़ इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो कुछ कॉजेज़ के बारे में आप, कुछ जो कारण हैं बीपी के, आप बता सकते हैं हाई बीपी के क्या क्या है? जी जी, हाई बीपी के देखिए, सबसे पहला आजकल के टाइम के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी, एक तो स्ट्रेस है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि हमारी ऐसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिसमें हम अपनी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, जॉब सारे कर रहे हैं, अर्निंग सब कर रहे हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं वो मायने रखता है। और इसके साथ आता है बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग और अल्कोहल, जो बड़ी तेज़ी से एक ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। चाहे आप यंग लोगों में देखें या एल्डरली में देखें, एक ही बात है। इसके बावजूद सेकेंडरी कॉजेज़ मैं कहना चाहूँगी, सेकेंडरी कॉजेज़ में यह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें अगर कुछ खराबी है, उसके कारण बीपी बढ़ रहा है, उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जी। और कभी कभी क्या होता है कि कारण ना भी पता चलते, उसको हम, एक टर्म है एसेंशियल हाइपरटेंशन, एक मेडिकल टर्म यूज़ करना चाहूँगी। उसमें क्या है, उसमें कोई कारण आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, किसी के मदर फादर में किसी में बीपी पाया जाया हो, लेकिन कभी कभी कॉज नहीं भी मिलता है। तो आजकल इस सब के अलावा यंग हाइपरटेंशन का मतलब है उन लोगों में बीपी का पाया जाना जिनकी उम्र 40 साल से कम है। 40 साल की उम्र से कम की उम्र बहुत कम होती है। एक यंग एज, एक ये समझिए एक ग्रोइंग स्टेज ही होती है आफ्टर एडल्ट। तो इसमें बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं। मैम पहले क्या होता था,
मैं अभी 45 के आसपास हूँ। पहले हम देखते थे कि, और मुझे 25 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो पहले क्या देखते थे कि 50 के बाद बीपी की प्रॉब्लम्स आती थी, मेल या फीमेल दोनों में। अब क्या है कि अब 30 के बाद ही ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। यंग एज में मैं भी देखता हूँ, जब हम बीपी चेक करते हैं तो उनका 180, 110, 170, 90। और ये क्या मैम, यंग एज में क्या कॉज है कि इतना बीपी बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यंग एज 30 से 40 साल के बीच में हमारे पास भी इतने कॉमनली पेशेंट्स आते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको बीपी है। यस मैम। वो एक कॉमन चेकअप के लिए आएंगे, कोई फीवर के लिए आएगा, कोई वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस, कमजोरी है उसके लिए आएगा, सर दर्द के लिए आएगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि हमारा बीपी बढ़ गया है। वो हम चेक करते हैं तो पता चलता है उनको भी कि अच्छा हमारा बीपी बढ़ गया। ओके, एसिम्प्टोमेटिक है मैम? बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक आते हैं। ओके। और इसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि जो यंग पेशेंट होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरा बीपी कैसे बढ़ गया या नहीं बढ़ना चाहिए था। yes, मुझे ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, मुझे दवाई खानी पड़ेगी। यस। तो इसीलिए अब इसके कारण क्या है, सबसे पहला तो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस ओके। और स्ट्रेस मल्टीपल फॉर्म्स में होता है, वो एक फॉर्म में तो नहीं आता है। यस मैम। तो और दूसरा ये है कि जंक फूड, फास्ट फूड, और यही है स्मोकिंग, अल्कोहल। ये ऐसी चीज़ है, ये एक विशियस साइकिल है, ये आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। एक चीज़ शुरू होगी, दूसरी चीज़ खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। तो जितना इसको कम करें, हम युवा पीढ़ी को जितना सिखाएं कि ये चीज़ें आप बंद कर दीजिए अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो मैम ये यंग एज में स्ट्रेस के क्या कारण हो सकते हैं मैम? कुछ पढ़ाई का टेंशन है या फिर जॉब रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं मैम? ये यंग एज में इतनी स्ट्रेस हो रहा है? स्टडी, सबसे पहले तो स्टडीज आती हैं, पेयर प्रेशर आता है अगर यंग एडल्ट्स में आप देखें, और उसके बाद जॉब का प्रेशर, अर्निंग का प्रेशर, सेटल डाउन का प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर मिला के एक आदमी को, एक जो उसका मेंटल हेल्थ का बैलेंस है वो खराब कर देते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने कामनेस, अपने थोड़ा लाइफस्टाइल, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, रोज का 30 मिनट्स का आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, जिसमें योगा आ सकती है, मेडिटेशन आ सकता है, जिमिंग आ सकती है, स्विमिंग आ सकती है, ब्रिस्क वॉक आ सकता है, तो जो आप अपनी मर्जी से कर सके। लेकिन रोज का अगर आप 30 मिनट भी अपने आप को दे दें, मैं कहती हूँ आपकी लाइफ ही चेंज हो सकती है। ये देखो, स्ट्रेस तो लाइफ से जाएगा नहीं, किसी भी स्टेज पे स्ट्रेस रहेगा, तो उसके लिए आपको उसको सिर्फ साइड पे करना है, आप उसको मिटा नहीं सकते, उसको साइड पे करना है ताकि आपकी लाइफ स्मूथ चले। और ये जो ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस उम्र में नहीं आनी चाहिए, इससे आप बच सकते हैं। मैम यंग में देखते हैं कि वो नींद नहीं ले रहे 8 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, मोस्टली क्या वो मोबाइल वगैरह पे रील्स बनाते देखते रहेंगे या फिर मूवी देखनी शुरू कर दी, ज़्यादा टाइम अपना उस पर लगाते हैं मोबाइल वगैरह देखने पे। तो मैम नींद का कितना रोल है अगर किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है मैम? हाँ, नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी ही लेनी है, अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी साइकिल। लेकिन 6 to 7 आवर्स की भी रिलैक्सेशन है, इतनी नींद आपको लेनी ही लेनी है। वो किस लिए? हमारी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए। अंदर जितने भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ावा देने के लिए आपको स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैम आजकल पैटर्न चल रहा है, लोग चाय, कॉफ़ी वगैरह और ये ड्रिंक्स वगैरह बहुत लेते हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक चल रहे हैं, तो यंग एज में क्या इससे भी हाइपरटेंशन हो रही है मैम? जी, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। वो हमारी बॉडी में, एकदम तो नहीं कहूँगी, लेकिन रेगुलर इनटेक से वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स की इंजरी हो सकती है, अंदर हमारे जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, खासकर लिवर, उसको डैमेज कर सकता है। यानी कि आपका कहना है मतलब कि एनर्जी ड्रिंक्स हमें नहीं लेनी है, और जो कोई हार्ड ड्रिंक लेता है तो उनको वो भी एक लिमिट में लेनी चाहिए। एक लिमिट में लेनी चाहिए। और स्मोकिंग चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों ही हार्मफुल है। जितनी अवॉइड हो सके उतना अच्छा है। अपनी फैमिली में एल्डर्स को भी बताएं, और यंग वंस को तो इस चीज़ से बहुत दूर रखें। जितनी एजुकेशन आप दे सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, उतनी कोशिश करें। कुछ मैम स्टूडेंट्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कंसंट्रेट करना है स्टडी पे, तो वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, तो क्या ये ठीक चीज़ है मैम, करनी चाहिए उनको? बिल्कुल भी नहीं।
कंसंट्रेशन बनाने के लिए आपके पास योगा है, मेडिटेशन है, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, ना कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ को डैमेज करेंगी। फोकस आपका 10 मिनट का बनेगा, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो 1 ईयर के लिए डैमेज हो जाएगी। तो मैम क्या इससे फिर वैसे कंस्ट्रक्शन होती है जब स्मोकिंग करते हैं या कुछ जैसे अदर? कि मैंने आपको बताया, ब्लड वेसल्स की जो परत होती है वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि रेजिस्टेंस आने लगती है, हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसमें रेजिस्टेंस आने लगती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो प्रेशर ज्यादा बनेगा तो बीपी इसीलिए बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और जितना जल्दी बीपी बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका उतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, आपकी लाइफ को उतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है हाई बीपी का। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको ये चीज़ें जितने हो सके, मैं तो ये कहूँगी, अवॉइड करनी चाहिए। इसमें फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैम जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या जिनको पेरेंट्स को, दोनों को, मदर और फादर को, दोनों को बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है मैम? पेरेंट्स का रोल इसमें यही रहेगा, एक तो एनुअली देखो सबको अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की है, इसमें फैमिली हिस्ट्री देखो, एक तो बीपी की मैं कह रही हूँ कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल की भी फैमिली हिस्ट्री होती है जो पास ऑन हो सकती है आपकी नेक्स्ट जनरेशन को। तो उसके लिए अगर एनुअली आप चेकअप करवा लेंगे, ब्लड टेस्ट करवा लेंगे, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उसमें पता चल सकता है। यंग एडल्ट्स में, खासकर 30 से 40 के बीच में ये जो उम्र है, इसमें पता चल सकता है। और अगर बाय चांस ये पता चल जाता है तो आपको एक क्लू मिल जाता है कि आप जैसे बीपी या शुगर, बाकी बीमारियां हैं, उस तक वो बात ना जाए, तो पहले ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए ताकि स्टेबल रहे, आगे कॉम्प्लिकेशन ना। और परहेज रखें मैम। और परहेज रखें, डाइट। यस मैम, ये बहुत ही अच्छा मैम आपने बताया कि हमें परहेज रखना चाहिए। तो मैम क्या परहेज क्या रखना चाहिए मैम? परहेज में सबसे पहले जंक फूड अवॉइड करना है। वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, बट एक मॉनिटरिंग चाहिए। जितना आप खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मैंने इतना लिया है, जितना अवॉइड करना है और कितना खाना है। एक्सेस में नहीं खाना है। अल्कोहल और स्मोकिंग, इन दोनों पे बिल्कुल कर्टेल करना है, और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, 30 मिनट डेली, 30 मिनट, और नींद लेनी है अच्छे से मैम। और बीपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सॉल्ट इनटेक। अपने पूरे दिन में, खासकर बीपी पेशेंट्स में, नॉर्मल में तो आप ले सकते हैं, बीपी पेशेंट्स में एटलीस्ट आपको लेस देन 5 ग्राम्स पर डे अपनी डाइट में सॉल्ट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मैम आजकल लोग क्या करते हैं, रॉ सॉल्ट खाने के ऊपर डाल लेते हैं, तो इससे क्या मैम ज़्यादा बीपी बढ़ता है क्या इससे? नहीं, रॉ सॉल्ट का ऐसा कोई रोल नहीं है। टोटल सोडियम इंटेक आपका 5 ग्राम्स तक होना चाहिए। 5 ग्राम्स ही लेना है आपको। 5 ग्राम्स तक लेना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि रॉक सॉल्ट लेंगे तो कम ही बीपी रहेगा, या जैसे कि सोडियम लाइट यूज करते हैं। काफी तरह के सॉल्ट्स आ रहे हैं, काफी तरह के सॉल्ट्स आ रहे हैं, बट हमारे टेक्निकल टर्म्स में तो ये कहा जाता है कि आप जो भी सॉल्ट लें, लेस देन 5 ग्राम्स पर डे अपनी डाइट में। मैम आजकल एक मिथ चल रहा है या वहम चल रहा है कि जिनको डायग्नोज भी हो जाता है और डॉक्टर मेडिसिन भी लिख देता है कि आपने ये मेडिसिन खानी है, उसके बाद भी जो पेशेंट डायग्नोज हो गया है कि उसको हाइपरटेंशन है और बीपी की गोली लेनी है, लेकिन वो नहीं खा रहे हैं मैडम। उनको ये है कि ये बीपी की गोली मुझे लग जाएगी या इससे मुझे साइड इफेक्ट होंगे, और उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं, उससे साइड इफेक्ट, उनको दवाई से ज़्यादा प्रॉब्लम, दवाई खाने से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं खा रहे, स्किप कर रहे हैं। तो मैम इसके बारे में आप क्या बोलेंगे मैम? देखो, इसको कहते हैं कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब है जब दवाई लग जाती है तो पेशेंट कितना आपका ट्रीटमेंट फॉलो करता है और कितने जैसे कहने पे आपको वो दवाई लेता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, लेकिन वो यही डरते हैं कि सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि मैडम पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। यस मैम, है ना? तो लेकिन मैं उनको समझाती हूँ, उनको काउंसल करती हूँ। यस मैम, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल काउंसलिंग वेरी जरूरी है। पेशेंट के साथ 5 मिनट आप बात करेंगे, पेशेंट काउंसल हो जाता है। उसका हमने डर दूर करना है, उसको डराना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना है कि दवाई भी उतनी ही जरूरी है। तो दवाई लेंगे तो आप ठीक रहेंगे। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि हर मरीज की अपनी अपनी दवाई है। यस ये ना समझें कि एक पेशेंट को जो बीपी की दवाई लगी है वही सबको लग सकती है।
हर पेशेंट की अपनी बीपी के हिसाब से अपनी जैसे मैम कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, मुझे ये दवाई चल रही है, तो वो उसको देख के ना कि मेरा बीपी से सेट हो गया, उसका नहीं सेट हुआ, तो वो उसकी दवाई खानी अपने आप ही शुरू कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए मैम? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने फिजिशियन से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, बीपी चेकअप करवाने चाहिए टाइम टू टाइम। और अगर जो दवाई आप खा रहे हैं उससे आपका बीपी डाउन नहीं हो रहा है तो आप जाइए, आप कंसल्ट कीजिए, आप बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें एड ऑन ड्रग कर सकते हैं कि नहीं, कोई नई दवाई इसके साथ चलानी है या डोज बढ़ानी है, वो आपको आपका फिजिशियन बताएगा। मैम जैसे कुछ लोग, मैं प्रैक्टिकली देखा भी है, वो दवाई भी खा रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे, बोले दवाई तो खा रहा हूँ मैं, तो मुझे परहेज नहीं कर रहे, तो इसके बारे में मैम क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ही जैसे साथ बाई साथ राइट लेफ्ट हैंड चलता है, वैसे ही डाइट और ट्रीटमेंट दोनों साथ साथ दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक अच्छा आउटकम निकालने में। खाली दवाई खाएंगे किसी हद तक बीपी कंट्रोल या शुगर कंट्रोल हो भी जाएगी, लेकिन डाइट कंट्रोल नहीं होगी तो वो फिर वो आधे रास्ते में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। मैम जैसे कोई हाइपरटेंसिव है तो उससे ब्रेन में, हार्ट में और किडनी में और लीवर में क्या क्या उसको कॉम्प्लिकेशंस फर्दर हो सकती हैं अगर उनका बीपी कंट्रोल नहीं है मैम? इसको बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, मतलब जिसमें बीपी बहुत सालों से रह रहा है और कंट्रोल नहीं है। उसका इफेक्ट आपके सीधा ब्रेन में, जो कि एक स्ट्रोक के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा आपके हार्ट के ऊपर, जो एक हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के फॉर्म में आ सकता है। आपकी आंखों पे, आंखों के पर्दों पे असर पड़ सकता है जिससे कि नजर भी जा सकती है। उसके बाद आपकी किडनी पे, किडनी पूरी तरह से डैमेज भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो जिनको हाइपरटेंशन है उनको रेगुलर डाइट लेनी चाहिए, जो डाइट प्रिस्क्राइब की गई है, और मेडिसिन लेनी चाहिए, और परहेज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर उनसे ये बच सकते हैं। बिल्कुल, ये तीनों चीजें मिला के इनका बीपी कंट्रोल रख सकते हैं। कि मैम मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि स्टडी में कि जो जापान के लोग हैं मैम, उनका जो लाइफ स्पैन है 80 to 90 ईयर्स है, और इंडिया में हम देखें तो हमारा लाइफ स्पैन अभी 50-60 के आसपास ही रह गया है। तो क्या ये जापानीज का अलग से बने हुए और हम अलग बने हुए हैं जो उनका लाइफ स्पैन? जी जी, इसमें जेनेटिक रीजन भी एक होता है, वो प्रायोरिटी प्ले करता है। लेकिन ऐसा है कि द फॉरेन पीपल दे आर वेरी मच कॉन्शियस अपनी हेल्थ के बारे में, वो बहुत अवेयर भी है और कॉन्शियस भी है। अगर कहीं ना कहीं वो थोड़ी बदपरहेजी कर लेंगे खाने पीने में, उतना ही कंपनसेट कर लेंगे फिजिकल एक्सरसाइज में। जी जी, तो जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी मस्त मोला टाइप है तो कुछ खा लेंगे तो भूल जाएंगे कि उसको कंपनसेट भी करना है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो मैम यानी कि आपका कहने का मतलब कि जैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और रेगुलर अगर किसी को हाइपरटेंसिव या रेगुलर मेडिसिन लेगा तो वो उनका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। जैसे हमारे आंटी थे एक, अभी उनकी 92 ईयर्स में मैम डेथ हुई है लास्ट मंथ, तो वो 92 ईयर्स के होके एक्सपायर हुए हैं मैम। तो वो क्या, उनको हाइपरटेंशन थी, लेकिन उनका एक मैंने देखा बात कि वो रेगुलर एक तो परहेज कर रहे थे, और रेगुलर उन्होंने अगर 9 बजे दवाई खानी है तो 9 बजे ही खानी है, 9:01 में उन्हें 9 बजे पूरे खानी है। तो मैम क्या इससे जो हम एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे हमने सुबह 9 बजे 8:30 ब्रेकफास्ट की और 9 बजे एक टाइम सेट कर दिया कि 9 बजे खानी है, तो क्या ये दवाइयाँ हमें रेगुलर उसी टाइम पे खानी चाहिए मैम? या जैसे हम क्या करते हैं, इंडियंस हमारे क्या करते हैं, कभी जब याद आया 12 बजे खा ली, 3 बजे खा ली, शाम को खा ली, तो ऐसा करना चाहिए या एक रेगुलर टाइम पे जो दवाई प्रिस्क्राइब की है हाइपरटेंशन की वो करनी चाहिए, लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए हर दवाई का एक्ट करने का अपना एक टाइम होता है, और ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप रेगुलर रोज एक ही टाइम पे दवाई खाएं। उससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो होगा अडेप्ट करेगा, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और दूसरा, बाय चांस कभी किसी की मिस भी हो जाती है, कोई भूल जाता है, तो वो किसी भी टाइम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर आप शेड्यूल बनाएंगे उससे आपका रिस्पांस आउटकम और अच्छा है और भूलने के भी चांस कम हो जाएंगे। यस मैम, यानी कि एक रिचुअल बना लें कि हमने अगर रिचुअल बना लें कि 9 बजे अगर दवाई खानी है सुबह तो 9 बजे ही खानी है। कभी चलो एक बार कभी आप नहीं बिजी हो गए या कुछ और प्रॉब्लम होगी तो आपने स्किप कर दिए, लेकिन एक ही रेगुलर टाइम पे ही हमें दवाई खानी चाहिए। जी जी, बिल्कुल।
थैंक यू सो मच मैम। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि ये डायबिटीज़ क्या होती है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में बोले शुगर क्या होती है मैम, और ये कैसे होती है? क्या मीठा खाने से ही होती है या कुछ और भी कॉजेज़ हैं? इसके ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रिवेंशन क्या है, और इससे हम कैसे रोक सकते हैं मैम इसको? जी, डायबिटीज़ भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो ओके। बड़ी तेज़ी से ये भी फैलती जा रही है। इसकी प्रेवलेंस देखी जाए तो 10.5% है आजकल के टाइम पे। ओके, 10.5%। और अगर मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली बताऊं तो ये 3 तरह की होती है, एक टाइप 1, टाइप टाइप 2 और ओके। अदर स्पेसिफिक। ओके। टाइप 1 बहुत ही रेयर होती है, 5% केसेस में पाई जाती है। ओके। इसके बाद टाइप 2 आती है। टाइप 2 बहुत ही कॉमन है, 95% केसेस में पाई जाती है। ओके। अदर स्पेसिफिक में आता है जैसे कि किसी कारणवश, यानी कि बाहर की कोई दवाई खाने से ओके। या कोई इन्फेक्शन से, जैसे कि पैंक्रियाज हमारा ऑर्गन है, उसकी खराबी से, उससे हो जाए तो उसको अदर स्पेसिफिक में लिया जाता है। तो मैम कितने जो हमारी नॉर्मल है 110 टू 70 टू 110 तक का है नॉर्मल हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर, तो आप किसको डायबिटीज़ बोलते हो जो अगर शुगर फास्टिंग ज़्यादा आ जाए उसकी मैम, जी, किस लेवल को? अगर हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि रात का 8 घंटे का फास्टिंग होना, उसके बाद ओके। शुगर चेक करना, अगर वो 126 से ज़्यादा आती है या 126 आती है ओके। तो हम उसको एज डायबिटीज़ पेशेंट डिक्लेयर करते हैं। ओके। उसके अलावा हमारे पास डायग्नोसिस में उसका रैंडम ब्लड शुगर 200 होना और साथ में कुछ सिम्टम्स जैसे कि बार बार बाथरूम जाना, ज़्यादा भूख लगना, ओके। एकदम वज़न कम होना ओके। या किसी घाव का ना हील भरना। ना होना। ओके। हाँ, तो ये सारे सिम्टम्स मिला के भी डायबिटीज़ कहा जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट आता है, उसको HbA1c बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है मैम? HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो 3 महीने की आपकी ब्लड शुगर को टेस्ट करता है। तो वो अगर आपकी 6.5% से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में शुगर है। जी, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है। ओके। अच्छा मैम, अगर कोई डायग्नोज हो गया है जैसे प्री डायबिटिक की होते हैं पेशेंट, तो उनको कैसे आप ट्रीट करते हो मैम? जी, प्री डायबिटीज़ मतलब होता है जैसे कि 100 और 126 के बीच की शुगर आना। ओके। उसमें हम पेशेंट को वार्न कर देते हैं कि आपको शुगर आगे बढ़ सकती है या आपको दवाई लग सकती है। उससे पहले अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर लें या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर लें तो उससे आप शुगर से बच सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस में जैसे अवॉइडेंस ऑफ रिफाइंड शुगर, अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड, फास्ट फूड, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी रोज़ के 30 मिनट अपने आप को देने हैं। उससे आप कुछ हद तक, काफ़ी हद तक अपने आप को शुगर से बचा सकते हैं। तो ओबेसिटी भी मैम एक कॉज है डायबिटीज़ का? जी, ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है डायबिटीज़ का। और ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये तीनों मिला के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाते हैं, जो कि एक पेशेंट को अंदर ही अंदर 3-4 इकट्ठी बीमारियों से ग्रसित कर देता है। उसमें सारा ट्रीटमेंट हमें एक साथ करना पड़ता है, लेकिन उसमें पेशेंट का पूरा कंप्लायंस चाहिए, उसका फॉलोअप चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशंस अप टू डेट होनी चाहिए, तब जाके वो इससे ट्रीट हो सकता है। तो ये भी फैमिली हिस्ट्री में मैम हो जाती है ये दवाई? क्या नाम है, ये डायबिटीज़ है जैसे हेरिडिटरी, किसी को मदर फादर को है, तो क्या बच्चों को भी चांसेस होते हैं मैम डायबिटीज़ होने के? जी, इसमें भी पूरा जेनेटिक फैक्टर रोल प्ले करता है। जैसे कि फैमिली हिस्ट्री आपके मदर या फादर किसी को भी हो तो वो आपके पास ऑन जनरेशन हो सकती है। मैम कुछ लोगों का मिथ होता है कि ज़्यादा अगर वो मीठा चीज़ें खा रही हैं तो उनको शुगर हो जाती है, क्या मैम इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ज़्यादा मीठा खाने से तो मैं नहीं कहूँगी, ये एक मिथ ही है। लेकिन अगर ज़्यादा मीठा आप खाते हैं और उसके बाद आपका लाइफस्टाइल सिर्फ सेडेंटरी ही रहता है, या फिर आपका उसके साथ साथ जंक फूड का सेवन या अल्कोहल या स्मोकिंग साथ साथ का सेवन ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारे आपस में मिल के आपके लिए शुगर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैम अभी यंग एज में मैं देख रहा था कि यंग एज में ही डायबिटीज़ हो रही है, शुगर हो रही है यंग को, तो इसके क्या कॉज है मैम? यंग एज में डायबिटीज़ का, जैसे कि मैंने आपको बीपी के कारण बताए, बिल्कुल यही कारण आपको शुगर की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो इसमें एक तो टाइप 1 जो मैंने आपको बताया, ये ऐसी शुगर की बीमारी है जो आपको बचपन से ही आपके शरीर में पाई जाती है। एक हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन। वो हमारे शरीर में पैंक्रियाज ऑर्गन से बनता है। तो इंसुलिन का ना बनना
और इंसुलिन का प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाना, ये दोनों ही कारण एक शुगर की बीमारी को बढ़ाते हैं। तो टाइप 1 में इंसुलिन हमारे बॉडी में पाया ही नहीं जाता। ओके। तो टाइप 1 डायबिटीज इसी को बोलते हैं। तो ये यंग लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। टाइप 2 जो है उसमें आपकी जो इंसुलिन है वो है पर वो काम नहीं कर रही है। उसके लिए आपको हम कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो इंसुलिन को काम करवाती हैं, उससे काम करवाती हैं, शुगर डाउन करवाती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई उनको साथ लेके आप एक ट्रीटमेंट का पूरा फॉलोअप करेंगे तो ही आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ भी कंट्रोल पे रहेगी। तो इसमें जैसे हम स्लीप पैटर्न का भी कुछ रोल है मैम, जैसे 8 घंटे नहीं नींद ले रहे तो ज़्यादा हम अपना टाइम फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, मोबाइल पे ही लगे जा रहे हैं, हमारी तोंद बाहर आ रही है, मोटापा आ रहा है मैम, तो इससे भी क्या डायबिटीज़ हो सकती है मैम? इससे भी डायबिटीज़ होती है क्योंकि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जितना एक्टिव रहेगा उतनी हमारी कैलोरीज बर्न होंगी, उतनी शुगर बनने के चांस कम होंगे। जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न। तो स्लीप में भी कैलोरीज बर्न होती है। स्लीप भी एक तरह से अपनी बॉडी में कैलोरीज बर्न करने का एक तरीका है। तो साउंड स्लीप होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप एक फिजिकल एक्टिविटी करते हो। तो जब तक साउंड स्लीप नहीं मिलेगी या स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा, मेंटल एक्टिविटी चलती रहेगी, तो सारा बॉडी का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। तो आपका कहने का मतलब कि स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है मैम? स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है या कोई इन्फेक्शन हो उससे भी शुगर बढ़ती है। ओके, यानी कि हमें 8 घंटे नींद, जैसे बीपी को कंट्रोल करने के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के भी 8 घंटे। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन जॉब। देखिए, सबको तो आप ऐसे एडवाइस नहीं कर सकते कि 8 घंटे की स्लीप आपने लेनी ही लेनी है। डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब, देयर लाइफस्टाइल, देयर रिक्वायरमेंट, 6 to 7 या 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज सफिशिएंट। तो डाइट का क्या रोल है मैम इसमें, शुगर में मैम? डाइट का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रग्स के साथ साथ डाइट हैंड इन हैंड रोल प्ले करेंगे। तो डायबिटिक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक डायबिटिक पेशेंट, जब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे डायबिटीज़ है, उसको उसी दिन से पता लगाना है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। दवाई तो अपना काम करेगी, लेकिन खाने के साथ साथ आपने अपने शुगर को मेंटेन कैसे रखना है वो आपके हाथ में। जैसे कि हाई ग्लाइसेमिक फूड्स, नाम सुना होगा आपने। यस मैम। जो आपकी शुगर को एकदम बढ़ा देते हैं, स्पाइक एकदम ऊपर ले जाते हैं, वो अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि बनाना, राइस, हाँ, हाई फैट डाइट। ये अंगूर वगैरह भी मैडम अवॉइड होते हैं? अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम में आता है। बट ये है कि जैसे आपने किसी ने मैंगो का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जैसे अगर आपने इसका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, जब तक कि आपकी शुगर स्टेबल ना हो जाए। बनाना खाना है तो हाफ बनाना ले सकते हैं, मैंगो खाना है तो 2 स्लाइसेस ले सकते हैं। और ज़्यादा फोकस आपने करना है होल प्रोटीन डाइट, होल ग्रेन डाइट एंड फैट फ्री। तो सैलेड वगैरह भी इसमें का सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट। सैलेड तो हर चीज़ में आपका अच्छा रोल प्ले करता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज ए फाइबर। तो फाइबर बॉडी में, हमारे बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो ये जंक फूड अवॉइड करने चाहिए इसमें, और एनर्जी ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं लेने आपने? एनर्जी ड्रिंक तो जितना अवॉइड हो सके मैं कहूँगी। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह? कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद। डायबिटिक पेशेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद। शुगरी ड्रिंक्स एज वेल एज जूसेस बिल्कुल। कुछ लोग क्या होता है मैम कि उनसे चाय फीकी नहीं पी जाती मैम, जो डायबिटिक हैं पेशेंट, तो वो कह रहे हैं हमें मीठी चाय पीनी है, तो उसके लिए मैम आप क्या एडवाइस करेंगे मैम? अब देखिए, ये मिथ है कि गुड़ खाने से या शुगर नहीं जाती। रिफाइंड शुगर डिफरेंट है गुड़ से, ऐसा नहीं है। उसमें भी शुगर होती है, उससे भी शुगर आपकी बढ़ सकती है। तो जितना हो सके आप अपना टेस्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग की बात है, ये 1 या 2 साल की बात नहीं है। आप अपना टेस्ट ही ऐसा डेवलप करें कि आपको शुगर की लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैम कुछ लोग चाय में वो जो टैबलेट आती है ना, क्या बोलते हैं उसको मैम? शुगर फ्री टैबलेट, वो यूज़ करते हैं, तो वो कर सकते हैं यूज़ में? देखिए, एज ए डॉक्टर तो हम एडवाइस नहीं करते, बट
अपने अपने टेस्ट की बात है, बट ओके, एज ए डॉक्टर हम एडवाइस नहीं करते। ओके, तो एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए और नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, डाइट और दवाई का क्या रोल है मैम? दवाई जैसे हम हाइपरटेंशन में हमने डिस्कस किया था कि रेगुलर एक ही टाइम पे लेनी है, तो इसमें ओरल ड्रग्स भी चलती हैं और इंसुलिन भी चलती है। इंसुलिन घर पे लेते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? कई बार शुगर कम भी हो जाती है और फिर वो इंसुलिन जो अगर आपने 20 यूनिट्स लिखे हैं लेकिन उनकी शुगर कम है, लेकिन फिर भी बोल लेते हैं डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, उनको नहीं मालूम होता कि हमने चेक करनी है, तो हाइपोग्लिसीमिया में चले जाते हैं। तो उसके लिए मैम आप क्या एडवाइस करेंगे मैम? हाँ, देखिए जो भी शुगर पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट लेता है, उसके साथ साथ हम उसको हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने घर पे एक ग्लूकोमीटर ज़रूर रखें, ओके, क्योंकि शुगर देखिए फ्लक्चुएट भी कर सकती है, फ्लक्चुएट करती है। एकदम शुगर गिर भी सकती है। उसके ओके, कई कारण हो सकते हैं, आपके शरीर में इन्फेक्शन होना या टाइम पे खाना ना खा पाना, किसी भी कारण से आपकी शुगर एकदम फॉल कर सकती है। उसके लिए आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, एक तो चेक करने के लिए। दूसरा, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जैसे कि ठंडा पसीना आ जाना, दिल का ज़्यादा देर तेज़ धड़कना, घबराहट महसूस करना, एकदम पसीना आ जाना या चक्कर आ जाना। उस टाइम के लिए एक टॉफ़ी भी हम कहेंगे, टॉफ़ी, चीनी, कुछ भी मीठी चीज़ आपके पास पड़ी हो तो उसके साथ वो आप वो खाएं, ताकि आपकी शुगर, आपकी होश जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। उस ओके, वक्त आपकी शुगर चेक की जाए, अगर तो वो 100 से कम है या 70-80 के आसपास है तो आप अपनी इंसुलिन डोज विदहोल्ड कर सकते हैं, ओके। और उसके 1 या 2 घंटे के बाद फिर से शुगर चेक करके आप इंसुलिन डोज यानी लगा सकते कि हैं। बीच बीच में डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं कि जी, आज मेरी इतनी हाँ, है तो और नेक्स्ट डे, शुगर इतनी। हाँ बिल्कुल, ओके, जब ये एपिसोड हो जाए, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड कहते हैं, जब ये एपिसोड हो जाए तो नेक्स्ट डे अपने फिजिशियन के पास जाके ये बताएं और अपनी इंसुलिन डोज को एडजस्ट करें। आपका कहने का मतलब कि अगर किसी की शुगर कम हो जाती है और जैसे आपने सिम्टम बताए हैं, उसको पसीना आ रहा, घबराहट हो रही है, तो इमीडिएटली उसको कुछ मीठा खा लेना चाहिए जी जिससे उसकी शुगर नॉर्मल हो जाए जी और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी। ओके मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला और हमने 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन किया, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि इसको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं। अब मैम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना अच्छा बताया, एक्सप्लेन किया। तो क्राइस्ट चर्च स्टूडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रेवरेंड अजीपन जो कि डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कीमती समय हमें दिया और ये पॉडकास्ट करने के लिए हमें बुलाया। उनका भी दिल की गहराइयों से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और अच्छा एक पॉडकास्ट देने के लिए मैम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।